नमस्कार साथियों, मैं अभी बेगड़ आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय अभी सर के अंदर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे ज्योग्राफी का पार्ट पढ़ रहे थे और ज्योग्राफी की हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने वो पहले वाले 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो उनको देखें, उसके बाद में आप ये आज वाला पार्ट देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो ठीक है साथियों, ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो को एक बार शेयर जरूर कीजिए ताकि मेरा वीडियो सभी स्टूडेंट के पास पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को लाभ मिल सके। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की अक्षांशीय व देशांतर स्थिति के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार। आज जो हम पढ़ने वाले हैं साथियों, वो पढ़ेंगे भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए ना कि अक्षांश होते क्या हैं। जैसे अगर हमें किसी के गांव जाना है, सिटी जाना है या कहीं पे जाना है तो हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए ना कि इस तरफ जाने का रास्ता ये है, तभी हम जा सकते हैं ना। अगर हमें किसी चीज़ का रास्ता भी नहीं पता है तो हम नहीं जा पाएंगे ना। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा भी अक्षांश होता क्या है, देशांतर होता क्या है, तभी हम अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार को अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा अक्षांश होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं, यहाँ पे एक ग्लोब बना लेते हैं। ये हम बना लिया, हमने पूरा का पूरा क्या बना लिया भाई, ग्लोब बना लिया, ग्लोब। और ग्लोब के निर्माता किसे माने जाते हैं, मार्टिन लूथर को माना जाता है। ठीक है साथियों, तो मैं बात कर रहा था अक्षांश व देशांतर की। तो ग्लोब को 2 समान भागों के अंदर विभाजित करने वाली अगर रेखा की मैं बात करता हूं तो साथियों कौन सी रेखा है, सभी जानते हैं कि ग्लोब को 2 समान भागों के अंदर कौन सी रेखा विभाजित करती है। सभी को पता है कि सर भूमध्य रेखा है जो कि ग्लोब को 2 समान भागों के अंदर विभाजित करती है। 0 डिग्री भूमध्य रेखा, 0 डिग्री भूमध्य रेखा ग्लोब को 2 समान भागों के अंदर विभाजित करती है। उसके बाद में देखो, इसी के उत्तर में यानी उत्तरी गोलार्ध के अंदर 23.5 डिग्री एक रेखा और खींची गई है। उस रेखा का नाम मिलता है साथियों कर्क रेखा। क्या मिलता है साथियों, मेरे साथ साथ बोलिए, क्या मिलता है सर, कर्क रेखा मिलता है। क्या मिलता है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के अंदर क्या मिलता है साथियों, यहां लिख रहा हूं मैं, कर्क रेखा, कर्क रेखा। ठीक है, इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध के अंदर भी 23.5 डिग्री की एक रेखा और मिलती है। उस रेखा को कहा जाता है दक्षिणी अक्षांशीय मक्का रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशीय है मकर रेखा, इसको हम बोलते हैं मकर रेखा। ठीक है साथियों, उसके बाद में अगर हम बात करें तो उत्तरी गोलार्ध के अंदर एक और रेखा खींची गई है 66.5 डिग्री, उसको हम क्या बोलते हैं, आर्कटिक रेखा। उसको भी हम बात कर लेते हैं।
यहां पर एक रेखा और खींची गई है 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री एक रेखा और खींची गई यहां पे, उसको हम बोलते हैं आर्कटिक रेखा। क्या बोलते हैं साथियों? आर्कटिक रेखा, आर्कटिक रेखा बोलते हैं हम इसको। इसी प्रकार साथियों दक्षिण के अंदर भी 66.5 डिग्री की एक रेखा खींची गई है, जिसे हम क्या बोलते हैं साथियों? अंटार्कटिक रेखा। साढ़े 66 डिग्री पर यहां भी एक रेखा खींची गई है 66.5 डिग्री पर, उसको हम बोलते हैं अंटार्कटिक रेखा। अंटार्कटिक रेखा। और साथियों इसके बाद में इस वाले भाग को हम बोलते हैं 90 डिग्री वाले भाग को, ये होता है आपका उत्तरी ध्रुव, यानी उत्तर के अंदर स्थित है तो हम इसको बोल देते हैं उत्तरी ध्रुव। और ये वाला हिस्सा आपका दक्षिण के अंदर स्थित है तो इस वाले भाग को हम क्या बोलते हैं साथियों? दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव। ठीक है साथियों, हमें पता चल गया कि ग्लोब के अंदर कौन कौन सी रेखा खींची गई है और कितने डिग्री पे खींची गई है और उस रेखा का क्या नाम है। तो सबसे पहले ग्लोब को दो समान भागों के अंदर विभाजित करने वाली रेखा, सर ये तो भूमध्य रेखा है जो कि ग्लोब को दो समान भागों के अंदर विभाजित करती है। अच्छा ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि उत्तर की तरफ 23.5 डिग्री एक रेखा और खींची गई है, उस रेखा को क्या कहते हैं? सर उस रेखा को तो हम कहते हैं 23.5 डिग्री कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में उत्तर की तरफ 66.5 डिग्री रेखा खींची गई, उस रेखा को क्या कहते हैं? सर उस रेखा को तो हम आर्कटिक रेखा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में दक्षिण की तरफ भी 66.5 डिग्री रेखा खींची गई, उसे हम अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। अब हम देखते हैं साथियों अक्षांश के बारे में। तो अक्षांश क्या होते हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है साथियों? अक्षांश कहलाती है। या अपने पास परिभाषा आती है कि पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? सर अक्षांश रेखा कहलाती है। सभी को पता है, क्वेश्चन पुराने हो गए, नहीं पूछा जाता। तो सर अब कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बता दो। तो अब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली कोणीय दूरी को मिलाने वाली रेखा कौन सी है? यानी एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव के कोणीय दूरी को मिलाने वाली रेखा कौन सी है? तो कौन सी है साथियों? सर अक्षांश रेखा ही है। अक्षांश रेखा ही है जो कि कोणीय दूरी को, सर कैसे कोणीय दूरी समझ में नहीं आया बताओ थोड़ा सा। तो कोणीय दूरी देखो आप, ये जो भूमध्य रेखा है यहाँ से हम कोण बनाते हैं, जैसे ये वाला कोण बना लिया हमने, ये कोण बनाते हैं, यहाँ से ये कोण बना लिया इस प्रकार से, इस प्रकार से हमने कोण बनाया। हमने अभी पढ़ा कि पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो अक्षांश रेखा कहलाती है। तो ये हमने इस प्रकार से खींची, इस प्रकार से खींची रेखा। ये रेखा किस प्रकार से बन गई? इस प्रकार से ये कोण बना लिया हमने, और ये रेखा, ये जो रेखा खींची गई है ये रेखा क्या कहलाती है? अपनी अक्षांश रेखा कहलाती है। ये जो रेखा है वो अक्षांश रेखा कहलाती है। देखो यहाँ से कोण बनाया आपने, ये कोण को ये मिला दी इस रेखा ने, और ये रेखा कौन सी अपनी? सर ये तो अक्षांश रेखा ही है। ठीक है साथियों, अब सर इसके अलावा कोई और कोई परिभाषा बताओ, ये तो पुरानी हो गई, कोई नई परिभाषा बताओ। नई परिभाषा देखो अक्षांश की कि भूमध्य रेखा के समांतर खींची जाने वाली रेखा कौन सी है? सर अक्षांश रेखा ही है। तो साथियों हमने तीन परिभाषा अक्षांश की देखी है। पहली कि पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा, दूसरी हमने देखा कि भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखा, और तीसरी हमने देखा कि उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव के कोणीय दूरी को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? सर अक्षांश रेखा कहलाती है।
ठीक है, हम आप पे अभी परिभाषा लिख रहे हैं। शुरू से हमारी जो परिभाषा प्रचलित है अभी हम वही लिख रहे हैं यहाँ पे। बाकी दो आपको ध्यान के अंदर लिखनी है, रखनी है, और आप जहाँ पे नोट्स बना रहे हो इसके अंदर आप उस परिभाषा को लिख सकते हो। तो पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है सर? अक्षांश रेखा कहलाती है। ठीक है, उसके बाद में सर सवाल आता है कि यहां से देखो ये अक्षांश यहां से चला गया और एक अक्षांश यहां से चला गया, तो सर एक यानी दो अक्षांशों के मध्य दूरी कितनी होती है? हमें सर ये बताओ कि दो अक्षांशों के मध्य दूरी कितनी होती है। तो दूरी देखते हैं सबसे पहले। दो अक्षांशों के मध्य दूरी कितनी होती है साथियों? 111 किलोमीटर। कितनी होती है साथियों? 111 किलोमीटर। ठीक है, अब हमें दूरी का भी पता चल गया। तो सर हमें ये भी बता दो कि दो अक्षांश के मध्य के क्षेत्र को क्या कहते हैं? ये जो बीच के अंदर जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को क्या कहते हैं वो भी देख लो आप। दो अक्षांशों के मध्य के बीच का क्षेत्र साथियों क्या कहलाता है? सर ये तो कटिबंध कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? कटिबंध कहलाता है। कटिबंध कहलाता है। ठीक है साथियों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो आप, उसके बाद में थोड़ी जानकारी आपको और देता हूं। अब साथियों एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अक्षांश व देशांतर में से कौन पूर्ण वृत्त का निर्माण करता है? कौन पूर्ण वृत्त का निर्माण करता है? अगर आपको ये पता है तो वीडियो को रोक के आप कमेंट करके हमें बता सकते हो, बाकी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत अच्छा लेवल का पूछा गया था कि कौन अक्षांश व देशांतर में से कौन पूर्ण वृत्त का निर्माण करता है? तो कौन करता है? अक्षांश ही करता है। कैसे करता है सर? ये देखो यहाँ से जाता है, ये इधर से निकलता है ये, और इसे पूरा का पूरा घूमता हुआ वृत्त का निर्माण करता है। जैसे हमारी पृथ्वी ये है और इधर से शुरू होता है, ये पूरा का पूरा राउंड मारता है और जैसे ये पूरे के पूरे यहाँ पे ये वृत्त का निर्माण करता है। यानी अक्षांश रेखाएं पूर्ण वृत्त का निर्माण करती है, पूर्ण वृत्त का निर्माण करती है भाई, निर्माण करती है। ठीक है साथियों, पूर्ण वृत्त का निर्माण करती है। अब हमें ये तो पता चल गया, अक्षांश के बारे में हमने देख भी लिया, कहाँ से शुरू होता है, मध्य के क्षेत्र को भी देख लिया और पूर्ण वृत्त बनाती है ये भी हमने देख लिया।
अब सर हमें ये बताओ भी अक्षांश का काम क्या होता है। अगर कोई चीज़ हम पढ़ रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में दिया हुआ है, जानकारी दी हुई है, तो उसका कोई ना कोई तो काम होता है, उसका वर्क रहता है। तो सर हमें ये बताओ कि अक्षांश का क्या कार्य रहता है। तो अक्षांश किस काम आता है, किसी भी देश की अगर हमें स्थिति पता करनी है कि कोई देश कहाँ पे स्थित है, तो हम किसका प्रयोग करते हैं साथियों, हम देशांतर का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हमें जैसे हमें पता करना हो कि ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे है, जापान कहाँ पे है, भूटान कहाँ पे है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, अक्षांश का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब हम इसका देखते हैं कार्य, यानी हम इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है किसी देश की स्थिति ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है, किसी देश की स्थिति ज्ञात करने में इनका क्या किया जाता है साथियों, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर ये सब तो हमने बातें कर ली, अब बात आती है कि सर अक्षांश होते कितने हैं। तो साथियों टोटल अक्षांश होते कितने हैं, 181 होते हैं। टोटल अक्षांश कितने होते हैं साथियों, यानी कुल अक्षांश कितने होते हैं। टोटल अक्षांश की अगर मैं बात करता हूं साथियों तो कितने होते हैं, कुल अक्षांश 181, कुल अक्षांश 181। अगर इसमें भूमध्य रेखा को निकाल दिया जाए फिर अक्षांश पूछे तो 180। ठीक है साथियों, अक्षांश आशा करता हूं कि अक्षांश आपको पूरी तरीके से समझ में आए होंगे। अब हम बात करेंगे किसकी, देशांतरीय विस्तार की। लेकिन देशांतरीय विस्तार की बात करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। अब मैं आपको बता रहा हूं भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। भारत का अक्षांशीय जो विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक जाता है। भारत का, एक बार और बता रहा हूँ मैं, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य फैला हुआ है। इस बात को हम लिखते हैं यहाँ पे अभी, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होकर 37 डिग्री 6 मिनट के मध्य फैला हुआ है। ये तो हो गया भारत का अक्षांशीय विस्तार। अगर हमसे पूछे कि संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तब क्या आएगा साथियों, तब आएगा अपना, यहाँ पे आएगा 6 डिग्री 4 मिनट से शुरू होकर
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ संपूर्ण संपूर्ण 6 डिग्री 4 मिनट से शुरू होकर 37 डिग्री 6 मिनट के मध्य फैला हुआ है। ये जो हमने पढ़ा है सर कंफ्यूज हो गए, पहले तो आप बता रहे हो 8 डिग्री 4 मिनट से, अब बता रहे हो 6 डिग्री 4 मिनट से, सर ये पंगा क्या है? ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको 8 डिग्री 4 मिनट से, ठीक है, ये तो भारत है, जो भारत का ये तो मुख्य भूमि का विस्तार है, भारत की मुख्य भूमि, यानी नीचे से जहां से मैं बात करता हूँ तमिलनाडु से कन्याकुमारी से शुरू होकर ऊपर जम्मू कश्मीर के इंदिरा कोल तक फैला हुआ है। लेकिन ये तो मुख्य भूमि है जिसके अंदर नीचे द्वीपों को सम्मिलित नहीं किया गया है। जैसे इसके अंदर संपूर्ण विस्तार की बात करते हैं 6 डिग्री 4 मिनट, तो ये आपका ग्रेट निकोबार से शुरू होता है और 37 डिग्री 6 मिनट यानी उत्तर यानी जम्मू कश्मीर के इंदिरा कोल तक जाता है। आज के लिए इतना ही साथियों, बाकी कल इसकी हम पूरा मैप पे विस्तार से पढ़ने वाले हैं। अभी थोड़ी टेक्निकल इशू आ रहा है जिसके चलते अभी हम शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं। आशा करूँगा कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, आप अपनी राय अपने दे सकते हैं और हमारे चैनल जीके बाय अवि सर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।